ये कहानी है एक ऐसी सास की जो एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर है और जिन्हें शक करने की बहुत बुरी बीमारी है। तो चलिए इस सास की कहानी को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सास के शक करने की आदत से उसके परिवार वालों को क्या क्या सहना पड़ता है। राजीव के पापा, कहाँ हैं आप? राजीव के पापा, लगता है फिर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने चले गए हैं। आने दो, खबर लेती हूँ इनकी। मीना गुस्से में अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठ जाती है। ये वो कुर्सी थी जिस पर उसके अलावा कोई और नहीं बैठता था। खैर, वो काफ़ी गुस्से में थी और कुर्सी में बैठे बैठे अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। आ गए राजीव के पापा? हाँ, क्या हुआ? मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? हाँ, आप ही का इंतज़ार कर रही थी मैं। कहाँ थे आप? ज़रूर अपने दोस्त मोहन और अर्जुन के साथ होंगे। बिल्कुल सच कहा। आज मोहन का दूसरा पोता हुआ है तो इसीलिए उससे मिलने गया था। सोचा थोड़ा बधाई दे दूं। उससे बधाई देने गए थे या जुआ खेलने गए थे? मीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमको पता है ना, मैंने जुआ खेलना 5 महीने पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपने जुआ खेलना फिर से शुरू कर दिया है? अरे मीना, मैं सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, सच क्या है वो तो अभी पता चल जाएगा। ज़रा मुझे अपने कुर्ते की जेब चेक करवाइए तो। ये कैसी बात कर रही हो मीना? तुम्हें अपने पति पर रत्ती पर भी विश्वास नहीं है? मुझे पता था तुम्हारी ये पुरानी आदत कभी नहीं जाएगी। बकवास मत करिए और जल्दी से अपनी पॉकेट चेक करवाइए। अरे अरे मीना। और ये रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर सास अपने पति की तलाश लेने लगती है। अरे मीना, ये क्या कर रही हो? रुको तो। जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं और सुबह मैंने देखा था आप इसी पॉकेट में 500 की दोनों नोटें रख रहे थे, है ना? अरे लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी देर मार्केट भी तो गया था। वहाँ हमारे घर का पेंटर बिल्लू मिल गया था। बोलने लगा कि उसे 1000 की ज़रूरत है तो उसे दे दिए। उसका बेटा बीमार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तुम 1000 रुपये लेकर बाहर निकले और आज ही तुमसे किसी ने पैसे मांग लिए? इम्पॉसिबल। आपकी बातों पर मुझे 1% भी यकीन नहीं है। मिस्टर मंगलपाल, आप जल्दी से बताओ कि क्या आपने अपने दोस्तों के साथ जुआ खेला था, हाँ या ना? जल्दी। अरे मीना, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई मुजरिम नहीं हूँ। तुम तो मुझसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो जैसे मैंने 100 करोड़ का घपला कर दिया हो। जो काम आपने किया है वो किसी जुर्म से कम नहीं है। तभी वहां मीना का बेटा और बहू दोनों मार्केट से आ जाते हैं। माँ, अब फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है, जब भी मैं किसी से कुछ पूछताछ कर रही हूं तुम लोगों को बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। माँ, ये आपका घर है, आपका ऑफिस नहीं है। आप हम लोगों को ऐसे क्यों ट्रीट करती हैं? मॉम, आप रिटायर्ड हो चुकी है, अब तो आप फ्री माइंड रहिए। व्हाट डू यू मीन मैं रिटायर हो चुकी हूँ? मैं भले ही रिटायर्ड हो चुकी हूँ लेकिन मैं अभी भी उतनी ही समझदार और जिम्मेदार हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्हें बस बाहर घूमना पसंद है और बाहर का खाना पसंद है। माँ, खामोश। देख रही हूँ राजीव, आजकल तुमको ज्यादा ही बोलने लगे हो। अच्छा, तुम अपने पिताजी की इतनी साइड ले रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जुआ खेलने लगे हो? माँ, अब आप मुझ पर भी शक करने लगी? मुझे तो तुझ पर वैसे भी बहुत सारी बातों को लेकर शक होता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। मुझे पता है कि तूने 3000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, वो भी मुझसे छुपाकर। और तूने मुझे ये बात बताई भी नहीं। लेकिन तुझे क्या लगा कि तेरी माँ को ये बात पता नहीं चल पाएगी? बेटा, ये मत भूल मैं इनकम टैक्स ऑफिसर रही थी। किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना खर्च करता है और कहाँ कहाँ खर्च करता है, इस सब की खबर है मुझे। हाँ, आपका वो चमचा राजेश ही बताता होगा ना आपको सब कुछ। अच्छा, वैसे तो मुझे पहले सिर्फ शक था कि तूने कहीं पर जमीन खरीदी है, लेकिन देख मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तूने ही ये बात एक्सेप्ट कर ली। माँ, अगर आपका शक सही निकला है तो ठीक है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से वो ज़मीन खरीदी है क्योंकि मैं रिटायर होने के बाद वहाँ जिम खोलना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, क्या कानून की नज़र से ये कोई जुर्म है? और वैसे भी मुझे पता था कि आप मुझ पर शक करने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। हाँ, ठीक है, मत बता। खैर, इसी शाम मीना देवी को उसकी बेटी का कॉल आता है। हेलो मधुरी माँ, क्या बात है, इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई? हाँ, वो माँ, इनकी घर में ना किसी का कोई फंक्शन था तो मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। किसी का कोई फंक्शन? ये क्या होता है? ज़रा साफ साफ बताओ, कौन सा फंक्शन, किसका फंक्शन? तुझे पता है ना मुझे साफ बातें पसंद है।
अरे माँ, उनकी दूर की चाची है ना, उनकी बहू है, उनको लड़का हुआ है तो उसी का मुंडन था। हाँ तो ऐसे बोलना। मुझे लगा पता नहीं मेरी बेटी मुझसे क्या छुपा रही है। नहीं माँ, मैं आपसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगी। तेरी आवाज में जो उतार चढ़ाव हो रही है ना, उसे सुनकर तो मुझे लग रहा है कि पक्का तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। चलो बता दो क्या बात है। अब कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे पति ने फैंटोस कंपनी में 50 लाख का इन्वेस्ट किया है ना, यही बात छुपा रही है तू मुझसे। अम्बू माँ। वो क्या कर रही है, बोल ना। तू तो कह रही थी तेरे पति का बहुत सारा पैसा डूब गया है, तो ये पैसा कहाँ से आया उसके पास। अरे माँ, उन्होंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उसमें उनका नुकसान तो हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अच्छा, उसने कहीं कुआं खोद के रखा है क्या जहां से पैसे निकल रहे हैं। अरे माँ, आप ज़्यादा मत बोलो, इसीलिए कोई भी बात आपको बताने का मन ही नहीं करता। आपकी आदत है बाल की खाल निकालना। सोचा कि चलो मम्मी से बहुत दिनों से बात नहीं की तो बात कर लेती हूँ, लेकिन आपसे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है, पूरा मूड खराब हो जाता है। हाँ हाँ, सही बात पूछ रही हूं तो मिर्ची लग रही है, बिल्कुल अपने भाई की तरह है तू। अरे बताती क्यों नहीं कि तेरे पति के पास इतने सारे पैसे आए कहां से। मम्मी, ये मत भूलिए कि मेरे पति की तनख्वाह 1,30,000 रुपये महीने है, इसलिए उनके पास बहुत पैसे हैं। भले ही उनके बिजनेस में उन्हें पहले नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने सब रिकवर कर लिया है अपनी सेविंग से। अब से ना मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मीना देवी गुस्से में अपनी बेटी का कॉल काट देती है। 3 दिन बाद। आ गए घूम के। हाँ मॉम, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया, लेकिन तूने तो मुझे दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया, अब क्या पूछ रहा है। अरे माँ सॉरी, गलती हो गई। आजकल के बच्चों का सही है, बस सॉरी बोल दो और सारी बातों को भूल जाओ। और ये बैग नया लिया है? हाँ माँ जी, देखिए ना कितना अच्छा बैग है। आपको भी चाहिए क्या ऐसा? आप कभी कभी जब घूमने जाते हो ना तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ना इसमें कितनी अच्छी पॉकेट। हाँ हाँ ठीक है, मुझे इस बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इस बैग के अंदर रखी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? वही तो माँ जी, ये तो बस एक नॉर्मल सा बैग है जो हमने अभी खरीदा है, वो भी सिर्फ 700 रुपये का। अब ज्यादा मत बोलो, मुझे ये बैग चेक करने दो। माँ, अगर इस बैग में कुछ नहीं है तो इतना चिढ़ क्यों रहा है। मुझे पता है जिस मार्केट में तुम दोनों गए थे ना, वहां पर क्या क्या होता है। उस मार्केट के पीछे एक बड़ा मैदान है जहां पर मैंने कई लोगों को रिश्वत लेते हुए देखा है। मुझे शक है कि तुम भी किसी से रिश्वत लेकर आए हो। तुम पुलिस ऑफिसर होकर यह कैसे कर सकते हो। माँ, राजीव की माँ मीना देवी जबरदस्ती उस बैग को चेक करने लगती है। इस बैग में तो कुछ नहीं है, कहाँ है पैसे बताओ। माँ, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम यहां से चले जाएंगे। राजीव, तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी माँ को धमकी देगा। अगर तेरी माँ थोड़ी बहुत पूछताछ कर ले रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ जी, यही बड़ी बात है। आपको अपने बेटे पर तो विश्वास होना चाहिए। ये एक जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। आप इन पर इतने बड़े बड़े इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? अरे इन्हें तो कोई महंगी गिफ्ट भी देता है ना तो ये मना कर देते हैं, तो ये रिश्वत कैसे लेंगे? तुम दोनों एक जैसे हो। और राजीव, आज तूने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। मीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहां राजीव को अपनी माँ के लिए बुरा लगता है। इसके 5 दिन बाद। माँ जी, विनय अंकल और अजीत अंकल आए हैं अपनी पत्नियों के साथ। हाँ, तुम जरा उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैं अभी आती हूँ। जी माँ जी। इसके बाद हिमानी चली जाती है और अपनी दोनों नौकरानियों के साथ मिलकर सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने लगती है। पता नहीं माँ जी कि इन दोस्तों का यहाँ आना कब बंद होगा। दिन भर कोई ना कोई आता ही रहता है। घर में कोई नौकरानी ना हो तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और इन सभी की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी सस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही हो यहाँ। थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह तैयार हो जाता है। बिंदु चलो। हिमानी अपनी नौकरानी बिंदु के साथ नाश्ता लेकर हॉल में आती है। अरे मीना, वो जो मिस्टर अनिल का केस नहीं था, उस केस को सॉल्व करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया सच में। हाँ यार, मुझे भी। अरे वो बड़ा आदमी था इसलिए बहुत बन रहा था। अरे हम लोगों ने अपनी सख्ती क्या दिखाई, वो तो सब कुछ अपने आप ही उगलने लगा। मैंने कहा, ये देख पेपर्स, ये पेपर्स तेरी करतूतों को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। सच कहा तुमने।
और सभी लोग ठहाके मार मार कर हंसते हैं। मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे हम तो दूसरी दुनिया में आ गए। हाँ बिंदु, धीरे बोल, अगर तेरी मालकिन ने सुन लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ मैडम। तभी अगले दिन घर में कुछ इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं और मीना देवी के पति मंगलपाल को अरेस्ट कर लेते हैं। तब से पूछ रहा हूँ आखिर मैंने किया क्या है? आपने महेशगंज में जो घर लिया था, वो घर आपने ब्लैक मनी से लिया था। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। हाँ, मेरे पापा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। और मीना देवी के पति को अरेस्ट करके वहां से ले जाया जाता है। वहीं मीना खुद बताती है कि ये सब उसी ने किया है। यकीन नहीं होता माँ कि आप अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हैं। देखिए, आपको अपनी गलती का बहुत पछतावा होगा। राजीव अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं मीना देवी को भी बुरा लगता है। राजीव सही कहता है, मुझे ये आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। इस घटना के कुछ दिन तक तो मीना सही से रहती है। वो पूरा कंट्रोल करती है कि वो किसी से कोई पूछताछ ना करे। लेकिन ये सास तो आदत से मजबूर थी। भला उसकी ये आदत अभी जल्दी कहाँ छूटने वाली थी। इसी बीच उसका पति वापस आ गया। तभी एक दिन डोरबेल बजती है। मीना जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। अरे हर्ष बेटा, तू आ गया इंग्लैंड से? लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ, इतने सालों बाद आ रहा है तू। अरे माँ, आपको तो पता है वहाँ पर कितना काम होता है, और मेरा तो काम ही ऐसा है कि दिन भर लगे रहना पड़ता है। सॉरी माँ। चल कोई बात नहीं। आइए आइए देवर जी, आइए देवरानी जी। दोनों अंदर आते हैं। अगले दिन मीना देवी को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। ये देवकी का चचेरा भाई गौरव किसी घोटाले में पकड़ा गया था, तो हो सकता है ये भी भारत में कुछ घोटाला करने वाली हो। ज़रा इसका सामान चेक करती हूँ। और मीना अपनी छोटी बहू का सारा सामान खोल खोल कर बड़े ध्यान से देखने लगती है। उसे अपनी बहू के बैग में कुछ नहीं मिलता और तब वो अपने बेटे का भी बैग पूरा खोज डालती है। अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है बाद में मुझे कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तभी रात के समय, माँ, आपने मेरा और देवकी का बैग खोला था? अब नहीं तो? आपकी आवाज़ से नहीं लग रहा कि आप सच बोल रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी के चचेरे भाई के ऊपर शक है। वो तो बदमाश था ना। माँ, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी उसका देवकी से क्या लेना देना? उसकी लाइफ अलग है, मेरी पत्नी की लाइफ अलग है। हाँ हाँ ठीक है, अब रात हो रही है, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मीना देवी अपने बेटे की बात सुने बगैर चुपचाप सो जाती है। 3 दिन बाद, ये देवकी अपने उसी भाई के साथ बात कर रही है क्या? ये बोलते हुए मीना कमरे के अंदर घुस जाती है। माँ जी, आप? हाँ मैं। तुम अपने चचेरे भाई गौरव से बात कर रही हो? क्यों? और माँ जी, आप अंदर ऐसे कैसे आ सकती हैं? ये मेरा घर है, क्या मैं बिना बताए अंदर नहीं आ सकती? माँ, आप आ सकती हो, लेकिन फिर भी सबकी प्राइवेसी तो होती है ना। तू अपनी पत्नी के साइड लेना बंद कर दे। मुझे पता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ करने की फिराक में है। माँ जी, कल आपने हमारा सारा सामान खोल खोल कर देखा, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया था। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ तो बोलो। माँ जी, आपकी शक करने की आदत आप छोड़ दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना बुढ़ापा अकेले ही काटना पड़े। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू यही चाहती है, इसीलिए तो तू मेरे बेटे को लेकर विदेश में बैठी हुई थी ना। मुझे तो तू पहले से पसंद नहीं है। अरे तेरा खानदान ही ऐसा है। माँ, कोई बात नहीं हर्ष, सासू माँ को जो बोलना है बोलने दीजिए। मुझे इनकी बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ माँ जी, मैं आपसे नहीं डरती। चलिए हर्ष, खाना खाने का टाइम हो गया है। देवकी अपने पति को लेकर अपने कमरे से निकल जाती है। इस बात को करीब 4-5 दिन बीत जाते हैं। वहीं मीना देवी अभी भी अपने बच्चों से गुस्सा थी। हर्ष को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ से माफ़ी भी मांग लेता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हर सासू माँ के साथ होता है। माँ, देवर जी परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसी रात, माँ आप ऐसे नाराज मत होइए ना। अरे आप भी तो पता नहीं कितना शक करती है हम लोगों पर। चल कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, तू दिन में अपने दोस्त से कॉल पर बोल रहा था कि तू अपने दोस्त बॉबी के साथ कोई बिजनेस खोलने वाला है। हाँ माँ, क्यों? देख बेटा, ठीक है पार्टनरशिप कर ले उसके साथ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़का गलत है या गड़बड़ है, बट फिर भी।
माँ आप ना बात को उलझाइए मत, साफ साफ कहिए। अरे वो बॉबी के पिताजी के ऊपर मुझे शक है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ब्लैक है। माँ अब फिर से वही सब बोलने लगी। मेरी बात सुननी है तो सुन, वरना जा। हर्ष गुस्से में चला जाता है। अगले दिन, माँ जी कल रात आप फिर से मेरे कमरे में आई थी ना? नहीं तो? झूठ मत बोलिए, मैं उस समय जगी थी और आपको ही देख रही थी। हाँ तो ये माँ जी कि मेरे बैग से 13 लाख रुपए का चेक गायब है। मुझे पूरा पूरा शक है कि वो आप ही के पास होगा। तुम मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाएगी? अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो तो ये मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है। माँ देवकी शायद सही कह रही होगी। हाँ माँ। और रही तो क्या? अरे माँ देवकी को उसका चेक लौटा दो। माँ जल्दी कीजिए, ये मेरा चेक ऐसे नहीं लौटाएंगी, इन्हें तो जेल भिजवाना होगा। हाँ माँ, अगर आपने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे मजबूरन आपको थाने ले जाना होगा। अरे पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मीना देवी सबसे बार बार यही बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था और मीना देवी बहुत डर जाती है। देखिए, मैंने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। माँ जी हम लोग तो बस नाटक कर रहे थे ताकि आपको पता लगे कि जब खुद पर इल्जाम लगता है तो कैसा लगता है। अब समझ में आया तुम्हें? सब मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दीक्षा और रवि पहले नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, पर अब रवि की बदली उसी के शहर कानपुर में हो गई थी, जहां उसके माता पिता और बहन रहा करते हैं। दीक्षा भी खुश थी क्योंकि शादी के बाद वो अपने ससुराल में ज़्यादा नहीं रह पाई थी। दीक्षा और रवि अपने सामान के साथ घर आते हैं। अच्छा हुआ बहू तुम दोनों यहाँ वापस आ गए। अब मुझ बूढ़ी से तो ये घर और ये रुचि की जिम्मेदारी नहीं संभलती। अब तुम दोनों ही इसकी शादी का जिम्मा उठा लो। क्या माँ, जब देखो मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। इतना खटकती हूँ क्या मैं तुम्हें इस घर में? पर अब तो भाभी आ गई है, मैं तो इनके साथ ही रहूँगी। माँ तुम चिंता ना करो, हम अब आ गए ना, हम सब देख लेंगे और इस रुचि की बच्ची को भी देख लेंगे। भैया। घर पे आने के बाद दीक्षा और रवि खुश थे, पर रुचि की आदत उन्हें अब परेशान करने लगी थी। रुचि आज तो फिर यहाँ मेरे कमरे में बैठी है। अरे तो मैं अकेली क्या करूँ, इसलिए मैं भाभी के साथ यहाँ टीवी देख रही हूँ। ठीक है, पर अब जा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। तो करिए ना आराम, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। भाभी और मैं मैगजीन पढ़ लेंगे, क्यों भाभी? अब हाँ। रुचि दीक्षा को छोड़, तू जा बाहर जाकर टीवी देख ले। मुझे अकेले मज़ा नहीं आता। चलिए ना भाभी, हम साथ में चलते हैं। अरे सुन तो। अरे यार, मुझे अपने बीवी के साथ ही वक्त नहीं मिल रहा। ये रुचि भी ना कुछ नहीं समझती। रवि और दीक्षा को अब रुचि की वजह से एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रुचि की दखल अंदाजी बढ़ती ही जा रही थी। रुचि तुम क्यों तैयार होकर बैठी हो? मैंने तो दीक्षा से कहा था पार्टी के लिए तैयार होने को। मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ भैया। वैसे भी ना मैं घर में रह के बोर हो जाती हूँ। पर ये मेरे ऑफिस की पार्टी है, तू क्या करेगी वहाँ चल के? मैं भाभी के साथ गप्पे मार लूंगी, और क्या। तू हर बात में जिद करने क्यों लग जाती है? मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है तुझे साथ चलने की, हम दोनों को जाने दे। भाभी कहिए ना भैया से मुझे भी ले चले, मैं घर पे अकेली क्या करूँगी। दीक्षा दुविधा में पड़ जाती है कि वो किसका साथ दे। एक तरफ पति जिसके साथ उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था, और दूसरी तरफ ननद जिसे ना कहकर वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आखिर दीक्षा और रवि को ना चाहते हुए भी रुचि को साथ ले जाना पड़ा। पर वहाँ पार्टी में भी दीक्षा और रवि को ना एक दूसरे के साथ डांस करने का मौका मिला और ना ही साथ खाने का, क्योंकि उनके बीच में रुचि बार बार आ जाती थी। आज तो गजरे दीक्षा को दूंगा और कुछ वक्त छत पर उसके साथ बिताऊंगा। जब से कानपुर आए हैं हम दोनों को एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिला। छत पर तारों के नीचे बैठकर दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। दीक्षा, दीक्षा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, गजरे, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ, तभी तो लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब आप लाए हैं तो आप ही लगा दीजिए ना। हाँ हाँ,
मैं ये तुम्हारे बालों में लगा भी दूंगा और फिर हम छत पर चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा, झगमगाते तारे और तुम और मैं, बस। हाँ, हमने कब से एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की। छत पर बैठकर हम आराम से एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। मैं ना हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, पर सबसे पहले मैं गजरा लगा देता हूँ बालों में। और सुनो, ये रुचि को मत बताना कि हम छत पर है, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। रवि और दीक्षा जैसे ही छत पर जाते हैं, वहाँ पहले से ही रुचि मौजूद होती है। अरे आप दोनों भी छत पर सोने आए हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब हम तीनों साथ में तारों के नीचे सोएंगे। भाभी, हम दोनों साथ सोते हैं, आइए ना। हे भगवान, ये मेरी बहन है या दुश्मन? बस अब बहुत हो गया, अब इसे हमारे बीच से हटाना ही होगा। मैं कल ही इसके लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ, इसकी शादी हो जाए तो परेशानी खत्म। रुचि अब रवि और दीक्षा के लिए कबाब में हड्डी बन गई थी, इसलिए रवि इस हड्डी को दूर करना चाहता था। उसने कई सारे रिश्ते देखे रुचि के लिए, पर फिर भी अभी तक रुचि की शादी नहीं हो पा रही थी और अब रवि के सब्र का बांध भी टूटने लगा था। आज ये फिर से यहाँ सो गई। यहाँ बैठकर टीवी देख रही थी, थक गई तो यहीं सो गई। हर दिन कुछ ना कुछ बहाना करके यहाँ सो जाती है। कभी कमरे में डर लग रहा है इसको, कभी थक गई है, कभी भाभी के साथ सोना है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब मैं करूँगा, मैं इसकी शादी करवा दूंगा, वो भी कुछ ही दिनों में। पर अभी तक तो कोई अच्छा लड़का मिला ही नहीं आपको। मिल गया, बस तुम देखो मैं कैसे इस कबाब से हड्डी को यहाँ से हटाता हूँ। पर कौन है लड़का? किससे करवा रहा है इसकी शादी? वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस खुशी मनाओ अब कि ये शादी करके चली जाएगी हमारी ज़िंदगी से। रवि ने किसी को नहीं बताया कि उसने रुचि के लिए कौन से लड़के को पसंद किया है और खुद ही उसका रिश्ता पक्का कराया और दूसरे ही दिन उसकी रुचि के साथ सगाई भी रख दी गई। रुचि सगाई के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी भाभी आती है। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत परेशान किया, पर सच कहूँ तो आप में मुझे हमेशा माँ जैसा ही प्यार मिला है, इसलिए बस नादानी में आप पर हक जताती गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रुचि की बातें सुनकर दीक्षा की आंखें भर आई। उसने रुचि को गले लगा लिया और नीचे सगाई की तैयारियां देखने चली गई। तभी वहाँ लड़के वाले भी आ गए, जो सब गुंडे किस्म के लग रहे थे। आपने इस लड़की के साथ रुचि की शादी तय कर दी? ये तो आवारा गुंडा लग रहा है। तुम्हें इससे क्या? हमारी मुसीबत तो टल रही है ना, चाहे वो किसी के भी गले में जाकर पड़े। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी मुझे रुचि ने कहा कि वो मुझ में अपनी माँ को देखती है। अगर आज हमारी बेटी होती तो वो हमारे साथ घूमने चलती, हमारे साथ सोती, कभी हमें परेशान करती, तो क्या आप उसकी भी शादी किसी गुंडे से करा देते? बताइए, क्या आप ऐसा करते? दीक्षा की बातें सुनकर जैसे रवि की आंखें ही नम हो गई। उसके मुंह से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। उसने रुचि का रिश्ता तोड़ दिया और अब वो उसे एक पिता की तरह प्यार करने लगा था। कुछ ही समय में रवि और दीक्षा ने मिलकर रुचि की शादी एक संपन्न परिवार के अच्छे लड़के से करवा दी। माँ, आखिर आप चाहती क्या हो? तो अभी भी यही पूछ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुझे साफ साफ बता चुकी हूँ कि मुझे तेरी वो मोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उससे तेरी शादी हरगिज़ नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न है और अमीर घर की है, इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज़ लड़की है और उसमें बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। मैं मिल चुकी हूँ उससे। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, मैं भी उससे मिला था और वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। उसने हम दोनों से बिल्कुल भी अच्छी तरह बात नहीं करी। उसके अंदर बहुत घमंड है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या करूं मैं? एक अच्छी लड़की से शादी कर, जो सुंदर हो, सुशील हो और संस्कारी हो, जो घर परिवार को संभालना जानती हो। अच्छा, और ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? मैंने ऐसी लड़की पहले ही देख रखी है। उसका नाम रानी है। तू हाँ कहे तो चट मंगनी पट ब्याह करा दूँ। बस तेरी हाँ की देरी है। लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मोना के टक्कर की हो। मतलब जो मोना जैसी मॉडर्न हो, अंग्रेज़ी बोलना जानती हो, अंग्रेज़ी खाना बनाना जानती हो।
इन शॉर्ट ऐसी हो जो कहीं ले जाने लायक हो। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैंने ऐसी ही लड़की देखी है तेरे लिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। माला की बात सुनकर विनोद शादी करने के लिए तैयार तो हो गया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है। असल में माला एक देसी बहू लाना चाहती थी, पर विनोद को मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। इसलिए माला ने विनोद से झूठ बोल दिया था कि रानी एक मॉडर्न लड़की है। तुमने विनोद से झूठ क्यों बोला कि रानी मॉडर्न लड़की है? शादी होने के 2 मिनट में वो ये झूठ पकड़ लेगा। अरे फिक्र ना करो, मैं बहू को यहाँ आने से पहले ही कुछ चीज़ें सिखा दूंगी। क्योंकि अगर विनोद को ये सब पता चल गया ना तो बहुत नाराज़ हो जाएगा तुम्हारा बेटा। अरे आपको भी पता है कि मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मॉडर्न लड़कियाँ घर चलाना नहीं जानती, एक देसी लड़की ही घर चला सकती है। कुछ समय गुजरता है और विनोद की रानी से शादी हो जाती है। बहू, इससे पहले कि विनोद के साथ तू अपना वैवाहिक जीवन शुरू करे, मैं तुझे कुछ बातें समझा देना चाहती हूँ। जी माँ जी, बताइए। तूने शहर में रहना अभी अभी ही शुरू करा है, तेरी पैदाइश गांव की है और तू वहीं पली बड़ी है। ये बातें विनोद को कभी पता मत लगने देना। क्यों माँ जी? अरे क्यों मत पूछ, जो बता रही हूँ वैसा कर। बस ये समझ ले कि तुझे विनोद के सामने मॉडर्न बनकर रहना है। मॉडल? अरे मॉडल नहीं, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब शहरी। बात बात पे इंग्लिश बोलनी है, शहर के लोगों की तरह कपड़े पहनने हैं, और सबसे अहम बात कि तुझे शहरी खाना बनाना आना चाहिए। मतलब वो जो होता है ना फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर। मैंने तो आज तक पिज्ज़ा बर्गर कभी खाया तक नहीं, बनाना तो दूर की बात है। जो अब तक नहीं किया वो अब करना पड़ेगा। लेकिन पिज्ज़ा बर्गर घर में कौन बनाता है भला? अरे भले ही कोई ना बनाता हो, पर तुझे बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो तेरा टेस्ट लेने के लिए तुझसे कह सकता है, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि तुझे सब कुछ आता है और तू बड़ी मॉडर्न है। पर आपने झूठ क्यों बोला माँ जी? अरे फिर क्यों? मैंने तुझसे कहा ना, सवाल मत किया कर। अगर तुझे इस घर में रहना है तो जैसा बता रही हूँ वैसा कर। पर फिर भी। अरे उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो बड़ी मॉडर्न थी, तो विनोद को तेरा होते हुए उसकी याद ना आने लगे, इसलिए कह रही हूँ। अब सबसे पहले रानी माला से थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीखती है। हैव अ नाइस डे। हवा खाई है? हवा खाइए नहीं, हैव अ नाइस डे। अच्छा अच्छा, समझ गई। समझ गई नहीं, बोलकर बताओ। हवा नहीं है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। हाँ सही, इसका मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। अब बोल। एक्चुअली। एक चूही। हे भगवान, मैं कहाँ अपना सिर दे मारूं। एक चूही नहीं, एक्चुअली, एक्चुअली। एक्चुअली। ठीक है, समझ गई मैं। एक्चुअली को हर बात के शुरू में बोलते हैं। अब बोल। ओ माय गॉड, इसका मतलब है हे भगवान, और ये तब बोलते हैं जब कुछ हैरानी या परेशानी होती है। ओ माक्टो। हैं? फिर से बोल। ओ माय माई गॉड। गुड। ओ माय गॉड। ओ माई डॉग। हे भगवान, क्या अर्थ का अनर्थ कर रही है। ओ माय गॉड बोलना है, ओ माय डॉग नहीं। ओ माय डॉग का मतलब हुआ हे मेरे कुत्ते। मैं तुझे इतनी मुश्किल से सिखा रही हूँ और तुझे हंसी आ रही है। ओ माई गॉड, आई एम सॉरी। ओह थैंक गॉड। इसी तरह से माला रानी को कई इंग्लिश के वर्ड सिखाती है। कुछ वो सीख पाती है और कुछ नहीं। अच्छा, अब तुझे ना थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आ गई है, अब तू लैपटॉप चलाना भी सीख ले। हाय दैया, ये सब मैं कैसे सीखूंगी? ओफो रानी, हाय दैया नहीं, ओ माय गॉड बोलो। अभी बताया था ना तुम्हें। अच्छा हाँ। ओ माई गॉड, मैं लैपटॉप कैसे सीख पाऊंगी? अरे कुछ नहीं, बस ऑन ऑफ करना सीख लो। माला उसे लैपटॉप खोलना और बंद करना सिखाती है। फिर वो उसे शहरी लोगों की तरह साड़ी पहनने का ढंग सिखाती है। लेकिन इससे पहले कि वो खाने की बात कर पाती, तब तक वहाँ विनोद आ जाता है। क्या बात है, आप ही बात करती रहोगी क्या मेरी पत्नी से? मेरे लिए भी छोड़ दो। हाँ हाँ, ले जा ले जा, मैं तो बस यूं ही बतिया रही थी।
एक्चुअली हम लोग आपकी बात कर रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं। हो रियली, दैट्स गुड। पर अब चलो, मेरे बारे में नहीं, मुझसे बात करो। विनोद रानी को लेकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह होती है और विनोद रानी से पिज्ज़ा बनाने की मांग करता है। हाय दैया, ये पिज्ज़ा बिज्जा मुझे बनाना नहीं आता, अब क्या बोलूँ। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं। वो दरअसल सामान नहीं है ना पिज्ज़ा बनाने का। अच्छा ठीक है, चलो मैं बाहर जाऊंगा तो वहाँ से ले आऊँगा। इस समय तो बहाना बनाकर बच गई, लेकिन अब जब ये सामान ले आएंगे तो मेरा क्या होगा। अरे फिर कहाँ खो गई? नहीं नहीं नहीं, मैं बस यूं ही कुछ सोच रही थी। चलो अच्छा, आप फिलहाल ऑफिस जाओ, हवा नहीं है। क्या? अब मेरा मतलब है हैव अ नाइस डे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। रानी प्रार्थना कर रही थी कि काश विनोद पिज्ज़ा के बारे में भूल जाए, लेकिन वो कहाँ भूलने वाला था। वो तो अगले ही दिन पिज्ज़ा बनाने का सारा सामान लेकर आ जाता है। रानी, ये लो पिज़्ज़ा बनाने का सारा सामान, कुछ कम हो तो बता देना, वो भी ला दूंगा। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब सारा सामान ले आए। लेकिन एक्चुअली आज गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई है तो उसमें पिज़्ज़ा का क्या लेना देना? पिज़्ज़ा तो माइक्रोवेव में बनता है ना। मैंने गैस कहा क्या? मैं भी ना इडियट हूँ बिल्कुल। एक्चुअली गैस नहीं, बिजली खत्म हो गई है। हाँ हाँ, बिजली। बिजली भला कैसे खत्म होती है? ओहो, भावनाओं को समझा करो ना। मेरा मतलब बिजली चली गई है, बिजली आ नहीं रही है। ओह ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, जब बिजली आए तो बना लेना। कुछ ही समय गुजरा था कि बिजली भी वापस आ गई। लो बिजली आ गई, अब बना लो। हे भगवान, अब क्या बहाना बनाऊं? यस, आइडिया। अरे वो ना माइक्रोफोन खराब हो गया है। तो माइक्रोफोन का पिज्ज़ा से क्या लेना देना? हे भगवान, वो क्या होता है? माइक्रो? अरे बोलो ना। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव खराब हो गया है। अचानक से ना वोल्टेज में बहुत तेज़ कुछ उतार चढ़ाव आ गया तो फूंक गया। लगता है आज पिज़्ज़ा खाना किस्मत में ही नहीं है। चलो कल माइक्रोवेव सही करा लाऊंगा, फिर बना लेना। हे भगवान, ये आदमी है या बंदर? एक चीज़ के पीछे पड़कर रह गया है। ये नहीं कि अगर नहीं बन पा रहा है तो भूल जाए उसे। विनोद ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वो अगले ही दिन माइक्रोवेव सही कराकर ले आया। ये तो दुकान पर जाते ही ठीक हो गया, मैकेनिक ने चलाया तो फौरन चल गया। चलो अब बनाओ पिज़्ज़ा। अरे मैं बना तो देती, आपके बिना कहे ही बना देती, लेकिन आज ना बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। थोड़ा सा दर्द ठीक हो जाए ना फिर बनाती हूँ, चलेगा ना? अब हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, फिर बना देना। शाम हुई तो विनोद ने फिर से रानी को पिज्ज़ा की याद दिलाई, पर रानी की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उनके घर में मेहमान आ गए। पहले गेट्स का अतिथि सत्कार कर लेते हैं, पिज्ज़ा बाद में देख लेंगे। यू मीन गेस्ट? हाँ वही, गेस्ट। ज़बान फिसल गई थी। ओके ओके। ये आदमी है या पजामा, ज़रा सी बात पकड़ता है। रानी किचन में नाश्ता बनाने जाती है तो माला भी वहाँ आ जाती है। माँ जी मुझे बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए मुझे। अरे क्या हुआ, यहाँ कोई कॉकरोच है क्या? कॉकरोच नहीं, बंदर है। वो बंदर जिसे आपने पैदा किया है, पिज्ज़ा के पीछे पड़ के रह गया है। मैं बहाने बनाए जा रही हूँ और वो बस बोल रहा है कि पिज्ज़ा बनाओ पिज्ज़ा बनाओ। अब तो मेरे बहाने भी ख़त्म हो रहे हैं, क्या करूँ मैं तुझे पिज़्ज़ा बनाना सिखा तो देती, पर अभी समय नहीं है। तो तब तक ऐसा कर कि अगली बार जब भी वो पिज़्ज़ा बनाने को बोले तो कह देना माँ जी का पेट खराब है, हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे और माँ जी मुँह देखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इतना बोल देना, बाकी मैं संभाल लूँगी। ठीक है माँ जी, पर आप मुझे जल्दी से सिखा दो हाँ, वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जानी है। रानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अगले दिन विनोद ने उसे फिर से पिज्ज़ा बनाने को कह दिया। एक्चुअली मैं तो खुद ही बनाने जा रही थी, लेकिन अभी पता चला कि माँ जी का पेट खराब है। अब अगर मैं बनाऊंगी और हम दोनों खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि माँ जी बैठी हमारा मुंह देख रही है और हम लोग खा रहे हैं।
मेरी माँ का पेट खराब हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, सुबह से परेशान हूँ, पर तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अरे पर मेरे चक्कर में तुम लोग पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा रहे हो? बनाओ, खाओ आराम से बच्चों। अरे नहीं नहीं माँ, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। हाँ, और आप ना अपना ख्याल रखा करिए मम्मा। विनोद ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब माला रानी से कहती है, चला फटाफट पिज़्ज़ा बनाना सीख ले, यही समय है तेरे पास। जी सिखाइए। अरे यूट्यूब खोल, या रुक मैं ही चलाती हूँ। ये रेसिपी देख कैसे बनता है पिज़्ज़ा, इसको देखती जा और बनाती जा, मैं आती हूँ अभी। माला ये बोलकर कुछ काम करने चली जाती है और रानी वीडियो देखने में लग जाती है। वो वीडियो को देखकर पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश करती है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ठहरी गांव की देसी लड़की, मैं भला कैसे पिज़्ज़ा बनाऊं? चलो कोशिश करती हूँ। अब वो पिज़्ज़ा बनाना शुरू करती है, पर उसे माइक्रोवेव अवन चलाना भी नहीं आता था, जिस वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, आग आग! अरे अरे, क्या हो गया? माला फटाफट आग बुझाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, पर मुझे ये मशीन चलाना नहीं आता। ये तुम्हारी गलती है माला, तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों गई? हाँ जी, मेरी ही गलती है जो मैं इसे अकेला छोड़ कर गई। ये तो शुक्र माना कि विनोद ने तुझे ऐसा करते नहीं देखा। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुझे समझाती हूँ पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। माला उसे सिखा पाती उससे पहले ही विनोद वहाँ आ जाता है। रानी, कल पिज़्ज़ा ज़रूर बना लेना, क्योंकि कल मेरे ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बॉस है। तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी पत्नी कितनी मॉडर्न है और वो घर में ही पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें बना सकती है। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, आपकी बॉस यहाँ से खुश होकर ही जाएंगी। अब अगले दिन भी रानी पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं बनता। थक हार कर वो देसी खाना ही बना लेती है और विनोद को बताने के लिए एक नया बहाना सोच लेती है। रानी, बॉस आ गए, जल्दी से डिनर सर्व कर दो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। रानी डिनर सर्व करती है तो उसमें पिज़्ज़ा नहीं होता। ये देखकर विनोद को थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहता। हालांकि विनोद के बॉस को सारा खाना बहुत पसंद आता है। तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है विनोद। मुझे याद भी नहीं मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पिछली बार कब खाया था। तुम्हारा प्रमोशन पक्का। थैंक यू सो मच सर, मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद आया। धन्यवाद सर। माय प्लेजर। विनोद खुश तो बहुत होता है, लेकिन बॉस के जाने के बाद वो रानी से पिज़्ज़ा ना बनाने का कारण पूछता है। मैंने तुमसे बोला था कि डिनर में पिज़्ज़ा होना चाहिए, तो क्यों नहीं था? कितने दिन से मैं पिज़्ज़ा की रट लगा रहा हूँ, पर अभी तक तुम पिज़्ज़ा नहीं बना पाई। मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली थी, पर इसलिए नहीं बनाया कि कहीं अगर आपके बॉस पिज़्ज़ा खाते और बीमार पड़ जाते तो दिक्कत हो जाती ना। पिज़्ज़ा कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं। बहू की बात तो सही है। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब मुझे पिज़्ज़ा खाना है। नो इफ़ नो बट, अभी जाओ और पिज़्ज़ा बना कर लाओ। अभी? हाँ अभी, नहीं तो फिर कभी। अरे रहने देना बेटा, बहू बेचारी थक गई होगी, कल बना लेगी। हाँ, और नहीं तो क्या। नहीं, ये कल बहुत दिन से हो रहा है, अब जो होगा आज होगा। रानी बहुत देर सोचती रहती है और अंत में सच्चाई बता देती है। मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता। मैंने झूठ बोला था। आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं। सज़ा की बात तो बाद में आएगी, पहले ये बताओ कि झूठ क्यों बोला? आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसी पत्नी चाहिए थी जो सारे मॉडर्न काम कर सके। ये बात सच है कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी, पर मुझे ऐसी भी पत्नी चाहिए थी जो सच्ची हो। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मुझे पिज़्ज़ा कुछ बनाना नहीं आता। तभी वहाँ माला की पड़ोसन मीना आ जाती है और ये बात सुन लेती है। अरे माला, तुम तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू बहुत मॉडर्न है, तो ये सब झूठ था। वेल डन आंटी। वेल डन? वो वेलकम होता है बेटा, इससे सही तो मेरी सिमरन है। तुम तो एक नंबर की जाहिल बहू उठा लाई हो। आपको तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। मेरे ही घर में आकर मेरी ही पत्नी का मजाक बना रही है। एक शब्द और मेरी पत्नी के खिलाफ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे माफ़ करना बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक अपने बहू बेटों से करिए जाकर। ठीक है जा रही हूँ, मैं तो बस चीनी लेने आई थी। झूठ बोलने के बावजूद विनोद को अपने लिए स्टैंड लेता देखकर रानी बहुत खुश थी। मीना चीनी लेकर चली गई और रानी ने विनोद से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपकी प्रेमिका जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। तुम उसकी तरह नहीं बन सकती, क्योंकि तुम उससे बेहतर हो। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कोई मॉडर्न लड़की नहीं हो, पर मैं बस देख रहा था कि तुम क्या करोगी। और तुमने मेरे लिए जितने एफ़र्ट किए उतने एफ़र्ट तो कभी भी उसने नहीं करे थे। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें भले ही पिज़्ज़ा बनाना ना आता हो, लेकिन तुम्हें लोगों का दिन बनाना आता है। अरे ये पिज़्ज़ा किसने ऑर्डर किया था? ये तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने बनाया था, पर अच्छा नहीं बना है। अच्छा नहीं बना? अरे इससे बेहतर पिज़्ज़ा तो मैंने आज तक खाया ही नहीं है। तरुण के कहने से विनोद और माला भी उस पिज़्ज़ा को खाकर देखते हैं और वो सचमुच एक परफेक्ट पिज़्ज़ा था। तुमने जब इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना लिया था तो हम सबको खिलाया क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ना पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा होता है, तो मैं तो बनाती चली गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा। माँ, तुम सचमुच कितनी सीधी बहू लाई हो। इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसे पता नहीं कि उसने कितना अच्छा काम किया है। मैंने अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है या आप लोग मजाक कर रहे हैं? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तुम अगर ये बेचना शुरू कर दो ना तो रेस्टोरेंट बंद हो जाए। क्या आप भी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे सच में, ये मेरी देसी बहू का पिज़्ज़ा है। देसी बहू का कमाल का पिज़्ज़ा। या फिर देसी बहू का परफेक्ट पिज़्ज़ा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और विनोद रानी को गले लगा लेता है। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे कि आखिर उसके पति ने उसे जैसी वो है वैसा एक्सेप्ट कर लिया और उसे पिज़्ज़ा बनाना भी आ गया। अपने ससुराल के गेट पर बैठकर बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इतनी बुरी हूँ क्या मैं? सभी आस पड़ोस वाले नव्या को यूं रोता हुआ देख रहे होते हैं और तभी उन सबकी नज़र उसके हाथ की चोट के निशान पर जाती है। अरे नव्या बेटा, तुम्हारे हाथ पर ये चोट का निशान कैसा है? बेलन लगा है जोर से। हे भगवान, बेचारी लड़की, इसके घर वालों ने इस पर बहुत अत्याचार किया है लगता है। हाँ, इसे बेलन से मारकर घर से बाहर भी निकाल डाला। कितने बेरहम लोग हैं। ऐसे लोगों को तो मार मार कर उनका भरता बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। इस बेचारे को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, वरना इसके ससुराल वाले इसका जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रुकिए, मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। कुछ ही देर बाद मोहल्ले में पुलिस की वैन आती है और पुलिस ऑफिसर सीधे नव्या के ससुराल में घुसकर उसके पति अद्वैत को डंडे से मारने लगते हैं। क्यों रे, बहुत मर्दानगी दिखाता है क्या बीवी को मारकर? हाँ, ये ले ले ले, ये मारेगा और मारेगा, बोल। रुकिए, अरे रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए तो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मत मारिए मेरे बेटे को, इसकी कोई गलती नहीं है। मत मारिए भैया को इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात तो सुनिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर रुक जाते हैं और सास राजेश्वरी, ससुर बलवंत और ननद डॉली कहते हैं, अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर हो आप? आपको कुछ पता भी है यहाँ क्या हुआ है? बिना कुछ जाने समझे मेरे बेटे की ही सुताई कर दी। देखिए उसके शरीर का हर एक भाग लाल हो गया है। नव्या भाभी डायमंड सेट मांगने की जिद कर रही थी और जब भैया ने मना किया तो वो रोने लग गई और दोनों में झगड़ा होने लगा। और जिस झगड़े से परेशान होकर राजेश्वरी ने अद्वैत को बेलन मारा, लेकिन तभी नव्या बहू बीच में आ गई और उसके हाथ पर बेलन लग गया और फिर नव्या रोते रोते बाहर चली गई। लेकिन हमें तो आपके आस पड़ोस वालों ने ये कहा कि आप ही लोगों ने इन्हें बेलन से मारा है और घर से बाहर भी निकाल दिया है।
नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उन सब से इतना ज़रूर कहा कि मुझे बेलन के लगने से चोट आई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि कैसे बेलन लगा मुझे। हाँ, बेचारे इंस्पेक्टर साहब अपना सर पकड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नव्या ऐसे ही रोती रहती है और हमेशा विक्टिम यानी कि दुखी बनकर दूसरों को फंसाती रहती है और मुसीबत में डालती रहती है। ओ गॉड नव्या भाभी, आपको ना कुछ भी नहीं आता, ना साफ सफाई करना, ना ही ढंग का खाना बनाना। सीधे देखो कैसे आपने मेरे पराठे को जला दिया है। अब मैं इस जले हुए पराठे को खाऊं क्या? आप ना किसी काम की नहीं हो। जाओ जाकर दूसरा अच्छा वाला पराठा बनाकर लाओ। नव्या रोनी सूरत बनाती है और गुस्से से डॉली के पराठे की प्लेट को रसोई में ले जाकर पटकती है। समझती क्या है अपने आप को? ननद है तो मालकिन बन के हुक्म देगी। अरे रुक बेटा, तुझे तो मैं अब अच्छे से बताती हूँ कि मैं किस काम की हूँ। नव्या डॉली के कमरे में जाकर उसकी बुक्स की हैंडराइटिंग की कॉपी करके उसी हैंडराइटिंग में एक पेपर पर कुछ लिखती है और बाद में अपनी सारी साड़ियों को जला देती है और उन पर वो लिखा हुआ नोट भी साइड में रख देती है और जोर से रोने का टेप शुरू कर देती है। हाय, मेरी साड़ियाँ। डॉली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नव्या के रोने की आवाज़ सुनकर सभी उसके कमरे में आ जाते हैं और तब क्या हुआ नव्या बहू, तुम रो क्यों रही हो? अरे बाप रे, ये तुम्हारी साड़ियाँ किसने जला दी? डॉली ने। डॉली, तूने अपनी ही भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? भैया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है, पढ़िए इसे। अद्वैत उस नोट को पढ़ने लगता है। आपने पराठे जलाए ना, अब देखना भाभी, मैं आपकी साड़ियाँ जलाऊंगी और अगर मेरे हुक्म को सर आंखों पर नहीं रखा तो मैं आपको सांस तक नहीं लेने दूंगी। फिर चाहे मेरे बूढ़े और बेवकूफ़ माँ बाप बीच में क्यों ना आए या वो छछुंदर भाई। ये सब सुनकर राजेश्वरी, बलवंत और अद्वैत तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बेशरम लड़की, तू हमारे बारे में ऐसा सोचती है? हम बेवकूफ़ हैं। माँ, मेरा यकीन कीजिए, माना कि ये मेरी जैसी ही हैंडराइटिंग है, लेकिन ये सब मैंने नहीं लिखा माँ। और फिर इस तरह नव्या अपनी ननद को उसी के माँ बाप से पिटवा देती है और उसके मन को खूब शांति मिलती है। ऐसे ही रोने का ढोंग रचा रचा कर नव्या दूसरों को दुविधा में डालती रहती। एक दोपहर अचानक से नव्या की माँ कांता और उसके पिता केशवलाल आते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। समधन जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मेरी भी एक बहू है, लेकिन मैं उसके साथ इतना अत्याचार तो नहीं करती। नव्या ने रोते रोते हमें वीडियो कॉल पे सब बताया कि कैसे उसकी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी आप उससे काम करवा रही हो। नव्या एक कोने में बैठकर रो रही है। उसका सिर्फ सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने रो रो कर वो उनसे अपनी सास को और भी डांट पड़वाती है। देखिए समधी जी, समधन जी, पहले ही कह दे रही हूँ, मेरी फूल सी बच्ची पर इतने अत्याचार करना बंद कर दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे लेकिन कांता बहन, मेरी बात तो सुनिए। कांता और केशवलाल वहाँ से चले जाते हैं और राजेश्वरी उनके डर के मारे खुद ही सारा काम करती और थोड़ा काम डॉली से करवाती। अपनी सास और ननद को यूं काम करते देख नव्या बेहद खुश होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नव्या का जन्मदिन आने वाला होता है। तभी वो अपने रोने धोने का नाटक करके अद्वैत को पूरी तरह कंगाल कर ढेर सारी शॉपिंग करती है और ऐसे ही अकेले में खुद से कहती है, कल मेरा बर्थडे है, कल तो मैं रो रो कर आंसू का समुंदर बहाऊंगी और अद्वैत से डायमंड सेट लेने का अपना मिशन सक्सेसफुल करके रहूंगी। आज तक मेरे रोंदू होने के नाते सभी ने मेरी मदद की है। आखिर रोना ही तो एक ऐसा औजार होता है जो हर किसी के दिल को पिघला दे। रोने की एक्टिंग से ही तो मेरी लाइफ इतनी सुपर्ब है। तभी राजेश्वरी और डॉली दोनों भी नव्या की ये बातें सुन लेते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? इसका मतलब ये रोने का नाटक करती है? अब समझिए आप माँ, उस दिन भी भाभी ने मुझे आप लोगों से पिटवाने के लिए वो सारी चाल रची थी,
ये हमेशा ऐसे ही विक्टिम कार्ड खेलकर सब लोगों को अपनी झांसे में फंसाती है और सिंपैथी गेन करती है। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब कल देखना क्या होता है। राजेश्वरी और डॉली सभी घर वालों को, पास के मोहल्ले वालों को और नव्या के मायके वालों को नव्या की सच्चाई बताते हैं। और अगले दिन जब कोई उसे बर्थडे विश नहीं करता तब, ओ हेलो, आज सब खाने में व्यस्त हैं। मैं आप सबसे कुछ कह रही हूँ। अरे आज मेरा जन्मदिन है। अद्वैत, तुमने बर्थडे पार्टी के लिए होटल तो बुक कर लिया है ना? कम ऑन यार, आप सब मुझे विश तो करो। बहू जाकर चावल उबालने को रख दो। माँ, पापा, भैया चलो, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन। चलो मैं भी अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। नव्या, चावल उबालने से पहले मुझे वो अलमारी में से मेरी नीले रंग की फाइल ढूंढ कर दे देना। लेकिन मेरा जन्मदिन। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और कोई भी नव्या को बर्थडे विश नहीं करता। वो मोहल्ले में जाती है, वहाँ भी कोई नहीं करता। फ़ोन पर उसकी माँ कांता और पिता केशवलाल भी नहीं करते। इस सब से दुखी होकर वो असल में रोने लगती है। हमेशा से रोंदू बनकर नाटक करके सबको फंसाते आई हूँ, लेकिन आज पहली बार सच में मुझे रोना आ रहा है। मेरा जन्मदिन है और किसी ने मुझे विश तक नहीं किया। कोई मुझसे सीधे वो बात तक नहीं कर रहा। नव्या रो रही होती है, तभी वहाँ पर अद्वैत, राजेश्वरी, बलवंत, डॉली, कांता और केशवलाल आते हैं। रो मत नव्या, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुमने रोंदू बहू बनकर कितने लोगों को हर्ट किया है, परेशान किया है। अद्वैत, आई एम सॉरी। सभी उसे बताते हैं कि वो सब जानबूझकर नाटक कर रहे थे। तब नव्या सबसे माफ़ी मांगती है। आप सबने ये नाटक करके बहुत अच्छा किया। मुझे अब सबक मिल गया है, वो भी आज के दिन। मैं इसे कभी ना भूलूंगी और अब से हमेशा सबके साथ अच्छे से रहूंगी। और नव्या अब एक नई नवेली नव्या बनकर दिखाएगी आप सबको। नव्या सभी के गले लगती है और सभी उसे माफ़ कर देते हैं। नव्या अपना बर्थडे केक कट करती है और पूरा परिवार एक साथ नव्या का बर्थडे सेलिब्रेट करता है।